क्योंकि पहली बात तो यह है कि सिविल सर्विसेज पर वाज मेंट फॉर आर्ट्स पीपल। इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग सर्विस है, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल सर्विसेज हैं। तो आर्ट्स वाले कहाँ जाएंगे? आर्ट्स बाय चॉइस लेने वाले कितने लोग होते हैं? जिन लोगों को साइंस से डर लगता है, जिनको इंग्लिश से डर लगता है और जिनको मैथ से डर लगता है। तो शुरू से डरोगे तो आगे की क्या करोगे जाके? Today we had a very interesting news article in Times of India. Why engineers and scientists turn to humanities to ace civil services exam. A bit enlightening, I would say, and a lot of misleading also. क्योंकि पहली बात तो यह है कि सिविल सर्विसेज पर वाज मेंट फॉर आर्ट्स पीपल। इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग सर्विस है, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल सर्विसेज हैं। तो आर्ट्स वाले कहाँ जाएंगे? एंड देन कमिंग टू इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर ओन एजुकेशनल सिस्टम। आप शुरू से शुरू कीजिए, अपनी लाइफ से शुरू कीजिए। इफ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द फैमिली इज गुड, बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, और नहीं भी है गुड तो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, पेरेंट्स को चाहे लोन लेना पड़े। क्लास 4 एम्प्लॉय जो है वो भी चाहता है कि उसका बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। इफ यू टॉक अबाउट कपल ऑफ इयर्स अगो, देयर वर 70% schools government run and 30% private and public. पिछले 2 साल की अगर हम बात करें, the schools, the number that have increased, 70% are English medium schools. लेकिन सारे बच्चे कहां से आ गए? सिस्टम है जो कंपेल करता है, चाहे पढ़ाई हो चाहे नहीं हो, लेकिन होती है बेहतर, ऐसा मान के चला जाता है। सो इफ फैमिली कंडीशन इज गुड, बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, एंड इफ बच्चा पढ़ने में अच्छा है, देन ही विल गो फॉर साइंस और कॉमर्स, डिपेंडिंग ऑन। आर्ट्स बाय चॉइस लेने वाले कितने लोग होते हैं? जिन लोगों को साइंस से डर लगता है, जिनको इंग्लिश से डर लगता है और जिनको मैथ से डर लगता है। तो शुरू से डरोगे तो आगे की क्या करोगे जाके? मेरा ये एक्सपीरियंस है कि दोज हु ऑप्ट फॉर सोशल साइंसेज, ओनली 5% ऑफ देम आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन सोशल साइंसेज। क्योंकि या तो उनको जर्नलिस्ट बनना है या उनको एकेडमिशियंस बनना है। अदरवाइज तो ठीक है, एनजीओ वगैरह में जाइए, बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, बट दीज आर द 2 मेन इश्यूज। तो ये जो आपका टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है टुडे, शक्ति दुबे टॉप्ड, इट वाज हर 5th अटेम्प्ट। पता है आपको 5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रीलिम्स दे रहे हैं, एंड एवरी टाइम आई हैव बीन टेलिंग यू कि बच्चों ये कह रहे हैं कि साइंस वालों को एडवांटेज होता है। इफ दैट इज द केस, देन व्हाई डू यू नीड सो मेनी अटेम्प्ट्स? आई ऑलवेज एडवाइज दैट यू टेक एट द बेस्ट 2 attempts and first attempt should be your best. If you are not ready, postpone your attempt. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि पास आने के लिए तो एक ही अटेम्प्ट चाहिए ना, 5 अटेम्प्ट और टॉप कर रहा है जो बंदा, मुझे नहीं पता कि कितना अप्रिशिएट करना चाहिए। एक सर हैं जो IRS हैं और अपना चैनल चलाते हैं, उनके कमेंट सुना करो। 1 नंबर ज्यादा आ गया तो टॉप कर गए, 1 नंबर कम आ गया तो आप टॉप नहीं किए। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द 2? एक इमेज बना दिया जाता है। While I was preparing, she took political science, और इसका कहना यह है कि it helped in GS paper 4 and on essay political science. Political science तो it totally helps in polity, it totally helps in national international relations, it totally helps in current affairs. पर वो सिर्फ पेपर 4 की बात करती है, एथिक्स की। That way every social science
हेल्प्स इन जनरल स्टडीज। जैसे मेरा सब्जेक्ट एंथ्रो है, सारे सोशल इश्यूज उसके बेस पे होते हैं। ऐसे की बिल्डिंग, जितने भी ऐसे हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, जितने भी ऐसे हैं सोशल चेंज के, सब एंथ्रो के बेस पे किए जा सकते हैं। और जितने भी जीएस के ये इश्यूज है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन सब के लिए डायरेक्शन जो है वो आपको एंथ्रो से मिल सकती है। सो एवरी सोशल साइंस डज इट। व्हाट नेक्स्ट? I could use the information. What she says will make sense only if you are familiar with the civil services exam वगैरह। वो 9 पेपर होते हैं और ये होता है और वो होता है। नियरली 1 मिलियन अपीयर, ये मतलब अप्लाई करते हैं, ये भी सबको पता है। Between 27 and 21, almost 2/3 of those who eventually won appointments held engineering degree with doctors and scientists accordingly for much of the rest. Yet in 2000 means 85% of the finalists elected to write their optional papers on humanities or literature and just 0.5% stuck with engineering. चार्ट बता रहा है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपको पता है इंजीनियर्स के लिए जॉब कहाँ है? स्टडीज क्या कहती हैं? मोर देन 2/3 ऑफ इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड नहीं। और इस साल तो इवन आईआईटी ग्रेजुएट्स बहुत सारे ऐसे निकले जिनको जॉब्स नहीं मिली। पहली बार हुआ कि इतने ज्यादा आईआईटी ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिली। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जब मैंने कहा कि पढ़ने में अच्छा है बच्चा तो वो साइंस लेगा, ये देखिए 12th के बाद कंपटीशन होता है उन लोगों के सामने और वो छन करके ऊपर निकलते हैं। IITians are those who are best prepared for that. बाकियों को फिर NIT और दूसरे कॉलेजेस, लेकिन कंपटीशन के थ्रू ही जाते हैं। आर्ट्स में तो ऐसा कोई पैरामीटर आपके पास है ही नहीं। तो जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ आर्ट्स पीपल दे अपीयर इन यूपीएससी, आप बता ही नहीं सकते उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे एकेडमिक्स में वेदर दे हैव रीच्ड द लेवल वेयर दे कैन कम्पीट। तो साइंस वाले तो बट नेचुरल बाकियों से बेहतर हो ही गए। तो वो लोग कोई भी सब्जेक्ट लेंगे बिकॉज दे हैव बीन बेटर अदरवाइज ऑल्सो। और फिर उनका जो सिस्टम है, जो ट्रेनिंग है आईआईटी की या जो ट्रेनिंग है मेडिकल की, उसमें जो है जितना वो पक जाते हैं, जितना वो हार्डवर्क की हैबिट होती है, उसमें देयर परफॉर्मेंस डेफिनेटली कम्स आउट। ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूँ, जनरलाइज नहीं कर रहा। कोई साइंस का ग्रेजुएट जो है, आईआईटीएन है या एमबीबीएस है, वो अगर पढ़ने लगेगा ना 6 घंटे अगर वो पढ़ेगा तो वो देखेगा यार अगर ये 10 पेज और बचे हैं, चलो इसको खत्म करके फिर उठेंगे। पर आमतौर पे एक आर्ट्स वाला जो है वो 2 घंटे के बाद कहेगा यार 2 घंटे हो पढ़ते हुए। तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, भिड़ेंगे नहीं कि मेरे को करना है कम वट में, तो कहाँ से आएंगे आर्ट्स वाले? फिर उसके बाद इस आर्टिकल में सीसेट की बिल्कुल बात नहीं की गई। आप 2010-11 तक की बात करें, 1/3 बच्चे हिंदी मीडियम से पास होते थे, उनमें से तो कोई इक्का दुक्का ही साइंस वाला होता था। और फिर जब से सीसेट आया तब से जो है सिस्टम ही बदल गया। यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स द पीपल हु क्वालिफाई विद द रीजनल लैंग्वेजेस एज द मीडियम। क्योंकि बचपन से जो है वो जो लैंग्वेज पढ़ते आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां ग्रेजुएट लेवल तक भी इंग्लिश नहीं है और है तो क्वालिफाइंग, तो उन पे आप थोप दीजिए अंग्रेजी। लेकिन उन बच्चों को भी मैं कहूंगा कि व्हाट इज देयर टू बी वरीड अबाउट, क्योंकि इंग्लिश आपको नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे, आप नॉर्थ के आदमी हैं, आपकी पोस्टिंग तमिलनाडु में हो गई, तो साल भर में तमिल सीखेंगे ना। या फिर फॉरेन सर्विस मिल गई तो साल भर में फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे ना। तो 6 महीना ब्रेक करके फर्स्ट इंप्रूव योर इंग्लिश, स्टार्ट विद इट एंड फिनिश। किसी भी लैंग्वेजेस में यू हैव ओनली 2 थिंग्स, वन इज ग्रामर, वन इज वोकैबुलरी।
ग्रामर तो आईआईटीएंस की जितनी खराब होती है मैं तो रोज भुगतता हूं भाई। सो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, एंड इन ए ईयर यू कैन बी ए मास्टर इन ए लैंग्वेज। रोज अगर 3-4 नए वर्ड्स आप जोड़ते हैं अपनी लैंग्वेज में तो 1000-1200 वर्ड्स जुड़ जाते हैं। और ग्रामर के लिए कोई भी 10th की किताब ले लीजिए, 10-12-15 बार पढ़ के तो समझ जाइए उसको। और यही बात अरिथमेटिक पे भी लागू होती है। मैं एनालिसिस देख रहा था प्रीवियस ईयर्स पे पेपर का कि काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, इंग्लिश बेस्ड है। हालांकि हम लोग गए थे हाई कोर्ट अगेंस्ट व्हेन दे मेड इट कंपल्सरी मार्क्स जोड़ेंगे, तो वी ब्रॉट द यूपीएससी डाउन, तो उन्होंने क्वालिफाइंग कर दिया। हालांकि हमारा एक पॉइंट ये भी था कि जब मेंस में इंग्लिश क्वालिफाइंग है ही तो प्रीलिम्स में उसको कंपल्सरी क्यों रखना है, लेकिन वो बात बनी नहीं कोर्ट में। तो कुल मिलाकर के अगर ये आर्टिकल कहता है कोचिंग इकोनॉमिक्स रीइंफोर्स द पॉइंट, देयर आर हाफ ए डजन बिग इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिटिकल साइंस, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, फिजिक्स के लिए नहीं है, मैथ्स के लिए नहीं है तो इक्का दुक्का। पॉलिटिकल साइंस के लिए कहते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी के बेस पे देखो तो इक्का दुक्का ही होते हैं। मैं एक चीज और बता देता हूं, यू मस्ट रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड टीचिंग। टीचिंग होती है जो आपके स्कूल में होती है, कॉलेजेस में होती है, टीचर पढ़ा के चले जाते हैं, बात हो गई खत्म। कोचिंग सिंपली मीन्स हाउ टू इंप्रूव योर चांसेस ऑफ सक्सेस। कैसे आएगा वो? थ्रू रिगरस राइटिंग, आंसर राइटिंग एंड इट्स इवैल्यूएशन। एंड मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट अगर आप अच्छे भी गए, दे डोंट हैव दिस फैसिलिटी। इवैल्यूएशन होता भी है, इट इज थ्रू मेंटर्स, और वो मेंटर्स खुद कभी मेंस पास नहीं किए होते तो आपको कहां से कर देंगे। तो इसलिए जनरल स्टडीज की कोचिंग बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाती है अगर खाली लेक्चर्स ही हैं तो बाबा जी का भाषण है, एंड दीज आर अवेलेबल, ऑलमोस्ट ऑल लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। तो इतना पैसा क्यों खर्चना? और फिर तैयारी करके इवैल्यूएशन करना है तो दैट इज थ्रू टेस्ट सीरीज। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेक्चर्स तो फ्री में अवेलेबल हैं ही। तो इसलिए यू नीड कोचिंग, यू डोंट नीड टीचिंग। सोशल साइंसेज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप खुद भी समझ सकते हैं, और टेलीग्राम के थ्रू जब आप सुनते हैं तो वो जल्दी समझ में आता है, पढ़ने से उतना अच्छा समझ में नहीं आता एक बार में, ठीक है। एंड देन सिलेबस बिल्ट फॉर जर्नलिस्ट, 4 जो पेपर हैं, द टेस्ट, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, सोशल इश्यूज एक्सेट्रा, पॉलिटिकल साइंस ओवरलैप्स, ये पहले फिर से कह चुकी है। एंड व्हेन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कहते हैं व्हेन दे स्टडी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस पे इतना ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन इधर है रोहित सिंघल, मैनेजर एट आरबीआई वगैरह, रैंक 17th, ह्यूमैनिटीज बिकम इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है, इजंट अमंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, शी पिक पब्लिक एड। हालांकि पब्लिक एड जो है वो कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट नहीं है इस वक्त, और पब्लिक एड जिनको करना है उनको आपका जो इंस्टीट्यूट है IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जर्नल से यू हैव टू बी रूबरू एवरी टाइम एवरी डे। और फिर अगेन एक और रेडी है सोशियोलॉजी, लैक एंड कोचिंग सपोर्ट, लिमिटेड स्टडी मटेरियल इन साइंस सब्जेक्ट्स हैं। साइंस सब्जेक्ट जब आपने MSc किया है उसमें या आपने MTech किया है तो उसके बावजूद भी आपको कोचिंग चाहिए होती है। हालांकि ये लोग रीजन ये देते हैं कि मिक्स सिलेबस हो जाता है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैकेनिकल के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उनके सिलेबस में नहीं रहे होंगे और उनको जो है उसमें टफ पड़ते हैं, तो इसलिए वो छोड़ करके चले जाते हैं। यहां देखिए मोटवानी, दीपाली महतो, ए मुंबई डेंटिस्ट, रैंक 105th दिस ईयर,
chose anthropology because the notes were abundant and a lot of it felt like biology in plain English. यहाँ एक बहुत मजेदार बात क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल विद बायोलॉजिकल साइंसेस, चाहे जोलॉजी वाले हों, चाहे बॉटनी वाले हों, चाहे एग्रीकल्चर वाले हों, चाहे वेटरनरी वाले हों, चाहे मेडिकल साइंसेज वाले हों, मेजोरिटी ऑफ दैट टेक सोशियोलॉजी, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। एंथ्रोपोलॉजी जो है नाम सुन के ही वो घबरा जाते हैं कि कभी सुना ही नहीं, सारे सिलेबस ध्यान से भी नहीं देखते। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में एक मेजर डिफरेंस क्या है कि सोशियोलॉजी जो है इट इज सब्जेक्टिव। फिलोसफी और सोशियोलॉजी दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी चाहिए होती हैं और डॉक्टर इंजीनियर्स के पास वो नहीं होता। और दूसरी बात क्या है कि सोशियो का सिलेबस एंथ्रो से करीब डबल है, नजर नहीं आता। जैसे उसमें ट्राइबल इंडिया जो है एक चैप्टर है, यहाँ एंथ्रो में आधा पेपर है। तीसरा, सोशियोलॉजी पेपर 1 इज बेस्ड टोटली ऑन 5 थिंकर्स। मार्टिन है, पार्सन है, वेबर है, डरखाइम है, मार्क्स। तो साइंस वालों को सोशल साइंसेज के लॉजिक बड़ी आसानी से समझ आते नहीं। और इन जनरल पेपर 2 सोशियोलॉजी लोग इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं जैसे जनरल स्टडीज में सोशल इश्यूज की तरह। तो कुल मिलाकर के डेंटिस्ट ने समझदारी की कि एंथ्रो ले लिया, पर आप जो भी लेते हैं सब्जेक्ट, करीब 2/3 लोग दोज हु अप्लाई इन प्रीलिम्स दे आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो जाहिर है कि अगर उनमें से जो पास होते हैं वो भी अगर 2/3 इंजीनियरिंग वाले आ रहे हैं तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया? तीर मारा रैंकिंग्स पे। उनकी जो परफॉर्मेंस जो होती है वो तो रिटर्न में होती ही है, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मुझे लगता है आपको फायदा हुआ होगा इस वीडियो से।